हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के अध्ययन में पादप जगत के आवृतबीजी पादप एंजियोस्पर्म वर्ग के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हमने शैवाल पढ़ा, ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, जिम्नोस्पर्म पढ़ा और अब सबसे जो लास्ट वर्ग है वह एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि एंजियोस्पर्म के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं और इसके प्रमुख गुण जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है क्या क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो एंजियोस्पर्म पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है जिसमें लगभग 2 लाख जातियां पाई जाती हैं और एंजियोस्पर्म के पादपों में बीज फल में बंद रहते हैं, तो अर्थात इनमें पुष्प के साथ साथ फल भी पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं जिसे क्या बोलते हैं, पुष्प कहते हैं। जबकि जिम्नोस्पर्म में बीजांड अनावृत होते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में फल का निर्माण नहीं होता है। तो एंजियोस्पर्म क्या है, पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है और इसमें फल पाया जाता है। फल के अंदर क्या मिलता है, बीज मिलता है। जिम्नोस्पर्म में बीजांड कैसा होता है, अनावृत होता है। सबसे सबसे छोटा जो एंजियोस्पर्म पादप है वह है वॉल्फिया। वॉल्फिया सबसे छोटा एंजियोस्पर्म पादप है। सबसे बड़ा व सबसे ऊंचा जो एंजियोस्पर्म पादप है वह है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म पादप है। सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेसिया और सबसे छोटा बीज होता है ऑर्किड का सबसे छोटा बीज पाया जाता है। तो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि किस पादप का सबसे छोटा बीज पाया जाता है, वह ऑर्किड है। और नॉर्मली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑर्किड किस पादप वर्ग से संबंधित है, तो यह एंजियोस्पर्म से संबंधित है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, रेफ्लेसिया है। और सबसे छोटा एंजियोस्पर्म क्या है, बॉल्फिया। सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा जो एंजियोस्पर्म है वह कौन सा है, यूकेलिप्टस। अब हम एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो एंजियोस्पर्म को 2 भागों में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट। देखिए, मोनोकॉट को एकबीजपत्री पादप कहा जाता है और डाइकॉट को द्विबीजपत्री पादप कहा जाता है। मोनोकॉट में अपस्थानिक जड़ पाई जाती हैं, डाइकॉट में मूसला मूल पाई जाती हैं। मोनोकॉट एक बीजपत्र पाया जाता है इसमें और डाइकॉट में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। मोनोकॉट का प्रमुख लक्षण है कि इनकी पत्तियों में समांतर श्राविन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिकाबद्ध श्राविन्यास पाया जाता है। और मोनोकॉट का प्रमुख लक्षण है कि पुष्प तृतीय होता है, अर्थात पुष्प के 3 उपांग होते हैं। और डाइकॉट द्विबीजपत्री पौधों में पुष्प चतुष्टयी होता है, यानी 4 उपांग या पंचतयी 5 उपांग पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मोनोकॉट और डाइकॉट मतलब एक बीजपत्री द्विबीजपत्री के प्रमुख लक्षण होते हैं। देखिए, डाइकॉट का जो अगर हम जैव विकासीय क्रम देखें, उत्पत्ति देखें, तो डाइकॉट का विकास पहले हुआ है और मोनोकॉट जो है सबसे बाद में विकसित हुए हैं। तो सबसे विकसित एंजियोस्पर्म पादप के बारे में पूछा जाए तो वो कौन से हैं, मोनोकॉट हैं। और पुष्प का जो लाक्षणिक लक्षण है मोनोकॉट का, ये तृतीय होते हैं, पुष्प में 3 उपांग होते हैं। और डाइकॉट में चतुष्टयी यानी 4 उपांग होते हैं या पंचतयी 5 उपांग पाए जाते हैं। अब देखिए, एंजियोस्पर्म में जनन के बारे में बात करें तो नर लैंगिक जो अंग होता है वह पुंकेसर होता है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पत्र भी कहा जाता है। पुंकेसर में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है, देखिए पुंकेसर में एक तो होता है पोतंतु और दूसरा होता है परागकोश। परागकोश में परागमात्र सेल होती है। परागमात्र कोशिका में अर्धसूत्र विभाजन द्वारा लघु बीजाणु बनते हैं और लघु बीजाणु परिपक्व होकर क्या बनाते हैं, परागकण बनाते हैं। तो परागकण में विकसित होने वाली जो संरचना होती है वह कौन होते हैं, लघु बीजाणु होते हैं। और नर लैंगिक अंग क्या होते हैं, पुंकेसर होते हैं, जिन्हें हम लघु बीजाणु पत्र भी कहते हैं। मादा लैंगिक अंग स्त्री केसर या अंडक होता है। इसमें अंडाशय होता है, स्टाइल होता है, वर्तिका होती है और वर्तिकाग्र होता है। यानी स्त्री केसर 3 भागों में विभाजित होता है, एक होता है वर्तिकाग्र, दूसरा होता है वर्तिका और तीसरा होता है अंडाशय। अंडाशय में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है जिसमें अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनते हैं, यानी 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनते हैं। इनमें 3 तो अविकसित रह जाते हैं और इनमें से एक विकसित होकर क्या बनाता है, भ्रूण कोश, एम्ब्रियो कोश बनाता है। इस एम्ब्रियो कोश में यानी इस भ्रूण कोश में 3 एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय कोशिकाएं और 2 सहायक कोशिकाएं जिन्हें हम सिनर्जिड सेल कहते हैं और एक एग सेल पाई जाती है। तो नीचे वाला जो ग्रुप है वो 3 कोशिकाओं का और ऊपर वाला 3 कोशिकाओं का, और नीचे 2 कोशिकाएं होती हैं। ये 2 ध्रुवीय सेल आपस में जुड़ जाती हैं और डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती हैं, यानी कि द्विगुणित द्वितीय केंद्रक बनाती हैं, 2n द्वितीय केंद्रक बनाती हैं। तो इसको हम बीच वाली जो संरचना है इसको हम क्या बोल सकते हैं, द्वितीय केंद्रक भी कह सकते हैं। तो एम्ब्रियो साइक में कितनी कोशिकाएं होती हैं, 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। कितनी सेल होती हैं, 7 सेल होती हैं। और अगर न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से,
बहुत पूछा जाता है। अब हम बात करें परागण द्वारा परागकण वर्तिकाग्र पर आते हैं, जिससे वर्तिकाग्र पर पराग नली निकलती है और पराग नली भ्रूण कोश में अंदर जाती है, जहां पर फटकर दो नरयुग्मक छोड़ती है। पराग नली कितने नरयुग्मक छोड़ती है? दो नरयुग्मक छोड़ती है। अब बात करें, देखिए एंजियोस्पर्म पौधों में दोहरा निषेचन पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन की खोज नवाश्चन ने की थी फ्रिटिलेरिया में। किसमें की थी? फ्रिटिलेरिया में की थी। नवाश्चन ने दोहरा निषेचन की खोज की थी। इस दोहरा निषेचन में पहला जो नरयुग्मक होता है वह अंडे से मिलता है और जायगोट बनाता है। तो जायगोट कैसा बनता है? युग्मनज बनता है 2n। दूसरा जो नरयुग्मक होता है, जो पराग नली के द्वारा जब फटती है तो दो नरयुग्मक छोड़े जाते हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे, पहला जुड़ेगा अंडे से तो जायगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है 2n। दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से जुड़ता है जो 2n होता है और एंडोस्पर्म बनाता है, त्रिगुणित एंडोस्पर्म बनाता है। और देखिए त्रिगुणित त्रिगुणित जो एंडोस्पर्म है, 3n जो एंडोस्पर्म है, भ्रूणपोष है, इसका पाया जाना एंजियोस्पर्म का लाक्षणिक लक्षण है। तो हम समझ सकते हैं कि जायगोट भ्रूण बनाता है, बीजांड से बीज बनते हैं, अंडाशय से फल बनते हैं और भ्रूणपोष का कार्य होता है विकसित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करना। तो विकसित होता हुआ जो भ्रूण है उसको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? भ्रूणपोष करता है। और जब निषेचन हो जाता है तो सहायक कोशिकाएं और एंटीपोडल सेल लुप्त हो जाती हैं। हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई निषेचन होने के बाद सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड सेल जिसे हम कह रहे हैं, और एंटीपोडल सेल जिन्हें हम कहते हैं, उनका क्या होता है? तो ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। अब हम एंजियोस्पर्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें, तो एंजियोस्पर्म के आवास के बारे में बात करें तो यह सबसे सफलतम स्थलीय पादप है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे सफलतम स्थलीय पादप कौन से हैं, एंजियोस्पर्म में सबसे पहले स्थलीय पादप कौन से हैं? ब्रायोफाइट हैं। और सर्वप्रथम पूर्णतः स्थल पर उगने वाले जो स्थलीय पादप हैं वह हैं टेरिडोफाइट। तो देखिए स्थलीय पादपों से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखिए आप। एंजियोस्पर्म जीरोफाइट मरुद्वत वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। आक, कनेर, नागफनी, खेजड़ी और बबूल। हाइड्रोफाइट जलीय एंजियोस्पर्म कौन कौन से होते हैं? हाइड्रला, निम्फिया, सिंघाड़ा, कमल, जलकुंभी और बॉलपिया जलीय हाइड्रोफाइट्स होते हैं। लिथोफाइट चट्टानों पर कौन कौन से होते हैं? सीडम चट्टानों पर उगने वाला एंजियोस्पर्म है। आगे हम बात करें सेमोफाइट्स यानी कि बालू पर उगने वाले एंजियोस्पर्म कौन कौन से हैं? सरकंडा जिसे हम सैकरमूजा कहते हैं, कैर कैपेरिस, खीपको, लेप्टाडीनिया, ये ऐसे एंजियोस्पर्म पादप हैं जो बालू पर उगते हैं। हेलोफाइट लवणीय मिट्टी में या लवणीय स्थिति में उगने वाले एंजियोस्पर्म पादप कौन कौन से हैं? तो साल 16, इमली और पोर्चुलाका। साल 16, इमली और पोर्चुलाका ऐसे एंजियोस्पर्म पादप हैं जो लवणीय अवस्था में पाए जाते हैं, तो इनको लवणोद्भिद कहते हैं। और मैंग्रोव वनस्पति के रूप में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म कौन कौन से हैं? राइजोफोरा और सुंदरी। देखिए ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है। दलदलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले या मैंग्रोव वनस्पति के रूप में पाए जाने वाले एंजियोस्पर्म पादप कौन कौन से हैं? राइजोफोरा और सुंदरी। हमारे भारत में सुंदरवन के डेल्टा में सबसे ज्यादा जो पौधा पाया जाता है वह सुंदरी पाया जाता है। दलदलीय स्थिति में पाए जाने के कारण उस पूरे क्षेत्र का नाम क्या रखा गया है? सुंदरवन का डेल्टा या सुंदरवन उनको बोला जाता है। अब हम बात करें मेरी मेराइन फाइट यानी समुद्री पादप कौन कौन से होते हैं? तो जॉस्टेरा समुद्री पादप है। समुद्री घास कहते हैं इसको, जॉस्टेरा को क्या बोलते हैं? समुद्री घास कहा जाता है। और जॉस्टेरा जो है वो एक एंजियोस्पर्म पादप है। एपीफाइट्स अधिपादप के रूप में ऑर्किड पाया जाता है। देखिए ऑर्किड आम के पौधे पर अधिपादप के रूप में पाया जाता है और इसी ऑर्किड से वनीला आइसक्रीम बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? वनीला आइसक्रीम बनाई जाती है ऑर्किड से। और यह एपीफाइट के रूप में पाया जाता है। आम के पौधे पर ऑर्किड एपीफाइट के रूप में पाया जाता है। कीटहारी पादपों के बारे में बात करें, देखिए कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। और कीटहारी पादप हैं नेपेंथीज। नेपेंथीज को घटपादप पिक्चर प्लांट कहा जाता है। ड्रोसेरा सैंड्यू को ड्रोसेरा को सैंड्यू कहा जाता है। ड्रोसेरा को क्या कहा जाता है? सैंड्यू कहा जाता है। नेपेंथीज को पिक्चर प्लांट या घटपादप कहा जाता है। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर बर्ड कहा जाता है। डायोनिया को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। एड्रोवेंडा को वाटर फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर बर्ड कहा जाता है, डायोनिया को वीनस फ्लाई ट्रैप कहा जाता है और एड्रोवेंडा को वाटर फ्लाई ट्रैप कहा जाता है। अगर हम परजीवी पादप के बारे में बात करें कि कौन कौन से एंजियोस्पर्म पादप है जो परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, देखिए परजीवी भी दो तरह के होते हैं। एक तरफ पूर्ण परजीवी होता है, दूसरा आंशिक परजीवी होता है।
तो तने पर पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल। अमरबेल का एग्जाम्पल परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इसको आप याद रखिए कि अमरबेल कैसा है, आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी। तो पूर्ण तना परजीवी है अमरबेल। और आंशिक तना परजीवी का उदाहरण है लॉरेंथस और विस्कम। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आंशिक तना परजीवी कौन कौन से हैं? लॉरेंथस और विस्कम आंशिक तना परजीवी हैं, और पूर्ण तना परजीवी कौन सा है? अमरबेल। आगे हम बात करें पूर्ण मूल परजीवी रेफ्लेसिया और ओरोबैंकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूरी तरह से जड़ पर परजीवी रहने वाले जो पौधे हैं वह है रेफ्लेसिया और ओरोबैंकी। और आंशिक मूल परजीवी सेंटिलम, जिन्हें हम चंदन कहते हैं, और स्ट्राइगा। सेंटिलम और स्ट्राइगा आंशिक मूल परजीवी हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इनको याद रखें। कुछ एंजियोस्पर्म पादप मृतोपजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जिन्हें सैप्रोफाइटिक प्लांट कहा जाता है। वॉयरिया और मोनोट्रापा। मोनोट्रापा को इंडियन पाइप प्लांट भी कहा जाता है। निवोशिया। निवोशिया ऐसा एंजियोस्पर्म पादप है जो मृतोपजीवी है और मृत सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। सैप्रोफाइटिक प्लांट इनको कहा जाता है, मृतोपजीवी पादप इनको कहा जाता है। आगे हम बात करें कुछ एंजियोस्पर्म पादप ऐसे हैं जो आरोही होते हैं। आरोही पादप, इनका तना कमजोर होता है तथा विशेष संरचना प्रतान व हुक या आरोही मूल के सहारे ये ऊपर चढ़ते हैं। और आरोही क्लाइंबर में कौन कौन से पौधे आते हैं? मटर आता है, लेथाइरस आता है, अंगूर आता है, ग्लोरियोसा आता है, स्माइलैक्स आता है और कुकुरबिटा आता है। तो मटर, लेथाइरस, अंगूर, ग्लोरियोसा, स्माइलैक्स, कुकुरबिट्स ये आरोही एंजियोस्पर्म प्लांट हैं। अगर हम बात करें कठलताएं, देखिए कठलताओं का एग्जाम्पल परीक्षा में पूछा जाता है, इनको आप याद रखें। इनका तना काष्ठी होता है और आरोही होता है, यानी कि दूसरी संरचना पर ऊपर की ओर चढ़ता है। और कठलताओं का एग्जाम्पल है बोगनविलिया, बिग्नोनिया, बोहिनिया, टीनोस्पोरा, एरिस्टोलोकिया। कठलताओं का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनको याद रखें। एक बार दोबारा सुनिए, बोगनविलिया, बिग्नोनिया, बोहिनिया, टीनोस्पोरा, एरिस्टोलोकिया कठलताओं लियानास का एग्जाम्पल है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे हम बात करें ट्विनर्स वल्लरी के बारे में बात करें तो इन पौधों का तना कमजोर तथा सर्पिलाकार वृद्धि करता है, जिसके कारण किसी सहारे से लिपट कर ये ऊपर चढ़ते हैं। और ट्विनर्स का जो वल्लरी का एग्जाम्पल है क्लाइटोरिया, आइपोमिया ट्विनर का एग्जाम्पल है। क्लाइटोरिया और आइपोमिया ट्विनर का एग्जाम्पल है, वल्लरी का एग्जाम्पल है। तो इस तरह से दोस्तों हमने एंजियोस्पर्म पादप को पढ़ा, और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बायोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित जो अन्य वीडियो हमने डाले हुए हैं, अन्य क्लासेस जो डाली हुई हैं, उनको जरूर देखें। आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगी। और इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।